पाठ्यक्रम सुधार की समितियों की हुई द्वितीय बैठक। शिक्षा बोर्ड के गठन और समितियों की हुई द्वितीय बैठक में बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। मूल्यांकन में छात्रों के मानवीय भावनात्मक पक्ष कौशल की उपेक्षा होती है, इसे बदलना जरूरी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, हमें समय सीमा के भीतर दोनों ही काम पूरे करने हैं। सिसोदिया ने कहा, जीवन में हर चीज के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण जरूरी है। दिल्ली शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधार संबंधी समीक्षा की गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के बाद समितियों की पहली संयुक्त बैठक। और बिहार में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है, जबकि रोजाना लिए जा रहे 1 लाख से ज्यादा सैंपल। प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 600 के पार हो चुका है। 13 मरीजों की मौत अभी हाल ही में हुई। राहत की बात यह है कि रोज जितने नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, उतने ही रिकवरी केसेस भी हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर ही 2238 नए पॉजिटिव केस आए। स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने मेडिकल कॉलेज पहुंचे न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता पुष्कर प्रवीण। बिहार में कोरोना वायरस की स्थिति और मरीजों की समस्याओं को लेकर हमारे संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने अनुग्रह मेडिकल कॉलेज का दौरा किया है और वहां की व्यवस्था का हाल भी लिया है। देखिए पुष्कर प्रवीण की एक ग्राउंड रिपोर्टिंग। अनुग्रह मेडिकल कॉलेज में है, जहां के 10 जिलों की कोरोना के पेशेंट का इलाज यहां पर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। कोरोना से संक्रमित मरीजों का जो उपचार हो रहा है गया के आसपास के जिलों का, वो मेडिकल कॉलेज गया में होता है। हम देख सकते हैं कि ये पंजीकरण काउंटर है, यहीं पर पंजीकरण किया जाता है। स्टार्टिंग में यहीं पर रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे पहले मरीजों का रजिस्ट्रेशन यहीं पर होता है। पहला जो प्रोसेस है, हम लोग बताना चाहते हैं यहाँ के जो लोग हैं, जो मेडिकल कॉलेज में आते हैं, कि सबसे पहले यहाँ पर आपको आकर पंजीकरण कराना पड़ेगा। इसके बाद वहाँ पर फूड काउंटर के पास हम लोग चलते हैं, जहाँ पर डॉक्टर भी बैठे हुए रहते हैं। आइए यहाँ बात करने के लिए हमारे साथ है 2019 बैच के आइए सौरभ सुमन, जो कि इंचार्ज भी है यहाँ के मेडिकल कॉलेज के इंचार्ज। सौरभ जी, किस तरह से पंजीकरण काम करता है? कोई भी पेशेंट पहले जो वॉक इन करते हैं जी, वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आएंगे। यहाँ से उनको वो काउंटर दिया जाता है, दैट इज मैन 24/7 बाय डॉक्टर्स, जूनियर रेजिडेंट एंड सीनियर रेजिडेंट। और वहाँ पे डॉक्टर उनको अगर एडमिट करना है तो उनको एडमिट कराने के लिए प्रेस्क्रिप्शन पे लिखते हैं। तो वहाँ उस काउंटर पर आपके डॉक्टर हैं पहले? दो डॉक्टर वहाँ पर रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। पंजीकरण के बाद का वो प्रक्रिया है। उसके बाद जिसकी जांच करानी है वो जांच के लिए डॉक्टर रेफर कर देते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी ट्रीटमेंट करानी है तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि 2 बेड यहाँ लगे हुए हैं, तो उनको इमरजेंसी इलाज भी यहाँ होता है जब तक कि फिर उनको वार्ड में शिफ्ट न किया जाए। और यहाँ से मरीजों को L1 जो लेवल 1 हमारा सस्पेक्ट वार्ड है, क्योंकि RT-PCR जांच का रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगता है, तो सस्पेक्ट वार्ड में उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम लोग नियंत्रण कक्ष के माध्यम से ये कोशिश करते हैं। कंट्रोल रूम आपका किस तरीके से काम करता है? यहाँ पर पंजीकरण और फ्लू का टेस्ट होने के बाद इसके बाद कंट्रोल रूम आपका? कंट्रोल रूम जैसे कि मैंने आपको नियंत्रण कक्ष में दिखाया था, यहाँ का पूरा फुटेज हमारे कंट्रोल रूम में जाता है CCTV के माध्यम से। तो हम पूरे समय इसको देखते रहते हैं कि कोई पेशेंट यहाँ है, उस पर अटेंशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। तो अगर कुछ वहाँ पे हमें लगता है कि कुछ डिले हो रहा है या कुछ, तो तुरंत हम यहाँ पे फ़ोन करते हैं जो हेल्थ मैनेजर्स हैं या डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी हैं। तो हमने सुना कि हर तरीके से कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग कर रहा है। लोग जो शिकायतें कर रहे हैं, अब इस तरह की व्यवस्था दी गई है, टैब लगा हुआ है वहाँ पर। टैब के थ्रू भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मरीजों को टैब के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल रूम में कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना जो क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ, तो वार्ड में हमने एक और ये थोड़ा इनोवेशन हमने किया है। वार्ड में हमने टैब लगा दिया है जो गूगल मीट के माध्यम से कनेक्ट हो सकती है। तो अगर वार्ड में कोई मरीज है, उसमें हम एक फिक्स समय पर वो मीटिंग चालू करते हैं और वार्ड के मरीज उसके टैब के सामने आके बात कर सकते हैं। और बाहर से कोई भी, जैसे आपको पता है गूगल मीट है, कोई भी जीमेल आईडी से उस पर जुड़ सकता है। तो हम एक फिक्स टाइम पे उसको काउंसलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई पेशेंट थोड़ा सा नर्वस है या परेशान, क्योंकि थोड़ी नई तरह की बीमारी है, बहुत तरह का मिस इन्फॉर्मेशन भी है, लोग चिंतित भी हैं, तो उनकी काउंसलिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने खुद पेशेंट से हम लोग बात करते हैं कई बार। और एक और चीज़ है कि हम कंट्रोल रूम के हम लोग, जैसे मैं खुद 2 बार वार्ड में जाकर पेशेंट से उनका फीडबैक लेता हूँ, उनसे हालचाल पूछता हूँ। और हमारे जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर जो कंट्रोल रूम में डिप्यूटेड रहते हैं शिफ्ट्स में, उनको भी मैंने आदेश दिया है कि वो जाकर हफ्ते में कम से कम 1 बार वार्ड में जाएंगे और पेशेंट से उनका हालचाल पूछेंगे, उनका फीडबैक लेंगे और उनका जो भी समस्या, इससे हमें आइडिया लगेगा कि
एक्चुअली किस तरह की परेशानी फेस कर रहे हैं और हम उसको थोड़ा प्रोएक्टिवली प्लान करके उसको समाधान कर सकते हैं। तो आपने सुना कि मेडिकल कॉलेज में पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, कंट्रोल रूम पूरी तरीके से काम कर रहा है। इस तरह की अफवाहों पर आप बिल्कुल ध्यान न दें। आपको अगर एडमिट होना है तो आपको जो मैंने प्रोसेस बताया उसी तरीके से जाएं, पंजीकरण कराएं, वहां टेस्ट कराएं, कंट्रोल रूम का नंबर लिखा हुआ है वहां पर कांटेक्ट करें। किसी भी दूसरे लोगों से बात करके सीधा आप लोग कंट्रोल रूम में बात करें। और जैसा कि सौरभ जी ने बताया कि हर तरीके से कंट्रोल रूम को पूरी तरीके से ये खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप लोग कंट्रोल रूम को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह से परेशानी के लिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ 1 इंडिया से। इसी संदर्भ में न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने अनुग्रह मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक से बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं एक बार। हम 2 जुलाई 1920 को यहाँ पर जोगदान किए। उस समय यहाँ कोरोना की स्थिति बहुत भयानक थी। थोड़ा सा लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे। तो अब हमको तो समझने में थोड़ा सा लगते 2-4-10 दिन के बाद हम जब एडजस्ट किए, डीएम साहब और कमिश्नर साहब से हमारी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने हमको फीडबैक दिया और उन्होंने कुछ सलाह दिए। उसके अनुसार हमने यहाँ काम करना शुरू किया और जितने भी हमारे लेवल थे, रोगी का जो बनाया गया था लेवल, जैसे लेवल L1 AB, लेवल 2 एंड लेवल 3, तीनों जगह पेशेंट का अच्छा खासा फ्लू कॉलर के थ्रू पेशेंट का आना जाना था, इलाज हो रहा था। इसी में लगा कि हमारे यहाँ माने समझिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर से सप्लाई हो रहा था। तो हम लोग को लगा कि नहीं, इसको पहले हम लोग पाइपलाइन से, ऑक्सीजन पाइपलाइन से, सेंट्रलाइज एक ऑक्सीजन पाइपलाइन का हम लोगों ने अनुरोध किया हुआ था। उसको हम लोग प्रेशर करके उस दबाव डाल के जल्दी से हम लोगों ने मंगवाया और सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हुआ। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शिक्षा मंत्री को लिखा है पत्र। जेईई एनईईटी के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखा है। सरकार हठ धर्मिता छोड़े और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। केंद्र सरकार परीक्षा कराने के फैसले को तत्काल टाले, संजय सिंह ने पत्र में लिखा है। जय हिंद साथियों, नीट की परीक्षा को लेके हजारों मैसेजेस मेरे पास सुबह से आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने फोन किया, छात्रों ने, छात्राओं ने, और वो रो रहे थे, तकलीफ में थे, पीड़ा में थे। केंद्र की सरकार नीट की परीक्षा कराने पे तुली हुई है और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ केंद्र सरकार खिलवाड़ कर रही है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बाढ़ के इलाके में हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपनी कोचिंगें 4-4, 5-5 महीने से छोड़ रखी है। कोई तैयारी उन्होंने नहीं की कोरोना की महामारी से। लेकिन सरकार क्यों तुली हुई है एग्जाम्स कराने में? अगर आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो आप लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई छात्र इस कोरोना से संक्रमित हो गया तो अपने घर के बूढ़े माँ बाप के लिए, अपने घर के दादा दादी के लिए वो खतरा बन सकता है, अपने परिवार के लिए खतरा बन सकता है। आवागमन में, ट्रांसपोर्टेशन में अगर किसी छात्र को कोरोना हुआ है तो वो आवागमन में, आने जाने में जिन लोगों के संपर्क में आएगा उनके लिए खतरा बन सकता है। लेकिन सरकार एक ऐसी हठ धर्मिता पर अडिग है, ऐसी सोच के साथ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में लगी हुई है कि उसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए, जिन इलाकों में बाढ़ की स्थिति है वहां के लोग कैसे निकल के आ पाएंगे एग्जाम्स देने के लिए? नेटवर्क का कोई इंतजाम नहीं। यूपी बिहार के तमाम उन पिछड़े इलाकों में, बुंदेलखंड के इलाके में या जहां बाढ़ के इलाके हैं वहां पे हाईलाइट में 4 पदों पर कार्यरत है एक महिला अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, वाइस प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, मेडिसिन हेड हैलेट समेत 4 पदों पर तैनात। इन्हीं कारणों से हैलेट में अधिकांश कार्य रुके हुए हैं। 4 पदों को संभालने के कारण मरीजों की देखरेख में काफी देर होती है। डॉक्टर ऋचा गिरी के पास प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक का पद है, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज है। महिला डॉक्टर पर इतने पद की जिम्मेदारी, तो कैसे लड़े कोरोना से लड़ाई? इसके बारे में बता दें आपको कि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो हमारा मेडिकल एजुकेशन विभाग है,
वहाँ पर एक वाइस प्रिंसिपल का पद जनरेट, तो वाइस प्रिंसिपल इसलिए बनाया गया कि जो कोरोना की ये जो महामारी चल रही है, तो इसमें जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है वो एक ही होता है, जो प्रिंसिपल या डीन। इन केस अगर कोई काम पड़ा है तो काम ऑफिस का काम या हॉस्पिटल काम या कॉलेज का काम व्यवस्थित चलता रहे, इसके लिए एक वाइस प्रिंसिपल का पद नामित करके उन्होंने बैठाला है। दूसरा एक पद हमारे यहाँ जो सृजित है वो प्रमुख अधीक्षक। प्रमुख अधीक्षक का पद उत्तर प्रदेश सरकार ने वो PMS संवर्ग से रखा है, जो हमारे हेल्थ सर्विसेज से आता है। तो चूँकि डॉक्टर ऋचा गिरी मेडिसिन में सीनियर टीचर है, फैकल्टी हैं, प्रोफेसर है, तो इसलिए एक उस पद पे उनको बैठाला गया है। तो उनके पास जो मेन पद है वो प्रमुख अधीक्षक का पद है, और जो वाइस प्रिंसिपल का पद है ये पद बनाया अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे मेडिकल एजुकेशन द्वारा सृजित किया गया था, उसके लिए कि कार्य सुचारू रूप से चलते रहे उसके लिए बनाया गया। ये कोई टेम्परेरी पद नहीं, परमानेंट पद नहीं है, ये एक्टिंग पद है कि एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल के वाइस प्रिंसिपल वो कॉलेज को कार्य। हाईलाइट में 4 पदों पर एक महिला अधिकारी कार्यरत है। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक का पद उनके पास, वाइस प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का, मेडिसिन हेड हाईलाइट का उनके पास में ही पद है। महिला डॉक्टर पर इतने पद की जिम्मेदारी, अब आप सोचिए जब एक महिला अधिकारी पर 4 पदों की जिम्मेदारी हो तो वो कैसे एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती हैं। रामजी शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं कानपुर से। राम जी, ऐसी क्या मजबूरी है कि एक महिला अधिकारी के कंधों पर 4 पद सौंप रखे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कानपुर जो हाईलाइट अस्पताल है वो एशिया का सबसे बड़ा अस्पतालों की गिनती होती है। यहाँ पर 4 ऐसे बड़े पद हैं जिसमें प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक का है, वाइस प्रिंसिपल का है, मेडिसिन अधिकार विभाग के हेड का है, या फिर स्टोर की। सभी जिम्मेदारी कानपुर के डॉक्टर है ऋचा गिरी, उनके कंधों पर सौंप दी गई। यहाँ तक कि लगातार कहा जा रहा है कि कोरोना के जो कहर है उस वायरस को खत्म करने के लिए लगातार जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हेल्थ अस्पताल के पास है। लेकिन ऐसे स्थिति में जब एक महिला डॉक्टर को इतनी जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी तो ऐसे कोरोना के मरीजों को कैसे ठीक किया जाएगा, उनका कैसे प्रॉपर इलाज हो सकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में जब प्रिंसिपल से बात की जाती है तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो स्थायी पद है वो तो उनका प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक का है ही, इसके अलावा जो वाइस प्रिंसिपल वो अस्थायी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जिम्मेदारी उनको दी जा चुकी है तो ऐसे में क्यों नहीं शासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है जिससे कि जो पद है जो एक महिला डॉक्टर जो अलग अलग सीनियर डॉक्टरों को दिया जाए और जो प्रॉपर इलाज है वो अच्छे से हो सके। लेकिन ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि कोरोना के जो कॉल में आखिर मरीजों को कैसे प्रॉपर और बेहतर इलाज मिल सके, ये एक बड़ा सवाल है। जी बहुत शुक्रिया आपका। बलरामपुर में रची जा रही थी अयोध्या को दहलाने की साजिश। CAA और उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों से वसूली का बदला लेना चाहता था। राम मंदिर निर्माण के दौरान हमले की फिराक में था अबू यूसुफ। कल ही दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद प्रेशर कुकर में IED बरामद हुआ था। आज बलरामपुर में स्थित उसके घर से कई विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। आतंकी अबू यूसुफ के घर से विस्फोटक सामान बरामद हुआ। घर में रखे बक्से से सुसाइड बॉम्बर वाला जैकेट भी बरामद हुआ। आतंकी की निशानदेही पर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। न्यूज 1 इंडिया पर आतंकी अबू यूसुफ को लेकर बड़ा खुलासा। फोन पर IS का जिक्र करता रहता था अबू यूसुफ। विदेश का भी दौरा कर चुका है। IS आतंकी अबू यूसुफ का असली नाम है मुस्तकीम। न्यूज 1 इंडिया पर आतंकी अबू यूसुफ को लेकर बड़ा खुलासा। उसका नाम था मुस्तकीम। फोन पर IS का जिक्र किया करता था। विदेशों की यात्रा कर चुका है। उसके घर से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। यहां तक कि उसका पिता गिरफ्तार हो चुका है। उसी की निशानदेही पर लगातार कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। लगभग 4 से 5 गिरफ्तारियां अब तक मानकर चला जा रहा है कि 4 से 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। डॉक्टर वरुण उपाध्याय जोनल एडिटर उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, अभी तक क्या कुछ और खुलासे हो रहे हैं? उसके निशानदेही पर कितने और लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है? उसका खुद का पिता गिरफ्तार हो चुका है। आखिर इसके तार कहां जुड़े हुए हैं? और IS से बात करने की जो बात का जिक्र हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी? पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में धार्मिक स्थलों पे विस्फोट के लिए ISI लगातार सक्रिय रहा है। खास तौर से बनारस, मथुरा, प्रयागराज, कुंभ और अयोध्या। ये तो अयोध्या में तो लगातार इनपुट मिल रहे थे खुफिया विभाग को। ये उम्मीद थी कि जब से सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था तभी से अयोध्या इनके टारगेट पे था। पर ये अयोध्या से 40 किलोमीटर पहले बलरामपुर में
इतनी बड़ी भारी मात्रा में विस्फोटक और सामान पाए जाने से ये एक खुफिया विभाग के लिए अच्छी खबर है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी चेन को तोड़ने का प्रयास किया है। और मुस्तकिन उर्फ यूसु जो कल दिल्ली में पकड़ा गया है, इसके पास से जानकारी मिल रही है कि प्रेशर कुकर और आईईडी वगैरह बरामद हुए हैं। तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये असेंबल करने की तैयारी थी, क्योंकि आईएसआई का एक जो काम करने का पैटर्न है उसमें ये कहीं भी कोई प्लानिंग एक जगह नहीं करते हैं, उसकी एक लंबी चेन बनाते हैं। विस्फोटक कहीं और से आता है, उसको रखते कहीं और है, इसमें तमाम लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक बात आपने देखी होगी कि यहाँ से कुछ फिदायीन हमलों के लिए जैकेट मिले हैं बलरामपुर से। तो आईएसआई का एक पैटर्न ये भी रहा है कि वो इनको जो साहित्यिक किताबें पढ़ा के और इनको जन्नत का जो सपना दिखाता है, उस सपने में जब ये फिदायीन हमले में मारे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आईएसआई की एक चेन ब्रेक हो जाती है, जिससे कि और मास्टरमाइंड को पकड़ने में दिक्कत होती है खुफिया विभाग को। फिलहाल ये ध्यान देने की जरूरत है कि अभी इनके, क्योंकि ये सीरियल ब्लास्ट में भी पहले इन्वॉल्व रह चुके हैं, तो ये देखने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं और भी ये प्लान कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से अयोध्या को ही फोकस करके रखना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी। काशी भी इनके टारगेट पे रहा है, मथुरा भी रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अभी जिस तरीके से इसकी निशानदेही पर और गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, ये कब से आईएसआई के संपर्क में था, इसको लेकर कुछ और खुलासे हो पा रहे हैं क्या? अभी चूंकि खुफिया विभाग बहुत सारे खुलासे तुरंत कर भी नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इफेक्टिव हो जाएगा। जो लोग इसमें और इन्वॉल्व हैं वो पलायित हो सकते हैं, भाग सकते हैं, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये खुफिया विभाग अक्सर सूचनाएं जो है वो जब कुछ इनपुट उनको श्योर हो जाता है तभी देते हैं, तो थोड़ा अभी इंतजार करना ठीक है, पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। गाड़ी लूट करने आए बदमाशों के साथ मुठभेड़। बागपत में मुठभेड़ के दौरान 25,000 के बदमाश को गोली लगी है। अपराधी शान मोहम्मद मुठभेड़ में घायल हुआ है। बदमाश पर 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एक बदमाश मौके से फरार। कॉम्बिंग जारी है। क्षेत्र में लगातार 5वीं मुठभेड़। थाना सिंघावली अहीर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है।